नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार भारती, एपीओ, दिल्ली मंडल, उत्तर रेलवे। आज आपके सामने एक ऐसा विषय लेके आया हूं जो कि हमें अपने प्रशासनिक कार्यों में काफी इस्तेमाल करना पड़ता है और जिसके बारे में हम जानते तो हैं, लेकिन त्रुटिवश या हमें वो नियम रिफ्रेश ना होने की वजह से कई गलतियां करते हैं। उसी नियमों को हम मैंने रिफ्रेश करने की कोशिश की है इस वीडियो में, जो कि मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। तो आज का सेशन हम शुरू करते हैं। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। सूचना का अधिकार अधिनियम सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसका इनेक्टमेंट कब हुआ और इसकी क्यों आवश्यकता पड़ी। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत ये नागरिकों को एक सुविधा प्रदान की गई है, एक अधिकार दिया गया है कि वह लोक प्राधिकरण के पास जो पब्लिक ऑफिसर्स हैं, ऑफिसेज हैं, उनके पास जो मौजूद है इंफॉर्मेशन या जो उनके नियंत्रण में है, वो उस तक नागरिकों को पहुंच हो सके आसानी से और सरकार की गतिविधियों को उनकी जानकारी हो सके। इसका मेन उद्देश्य जो है नाग सरकार के कार्य में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को बढ़ावा देना, भ्रष्टाचार को नियंत्रित करना है। इसके लिए केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोगों का गठन किया गया है। सूचना का अधिकार कानून 15 जून 2005 को भारत में अधिनियमित किया गया है और पूर्णतः 12 अक्टूबर 2005 को संपूर्ण धाराओं के साथ इसे लागू कर दिया गया है। यह जम्मू कश्मीर को छोड़कर सब पूरे भारतवर्ष में अधिनियमित है। यह सभी सरकारी विभागों पर या ऐसी निजी संस्थानों पर जो कि भारत सरकार से राजस्व प्रदान प्राप्त करते हैं, उन पर लागू होता है और इनसे इस अधिनियम के तहत इंफॉर्मेशन मांगी जा सकती है। जानकारी कौन मांग सकता है? जानकारी केवल भारत का नागरिक मांग सकता है। इसका फायदा केवल भारत के नागरिक को है। कोई नियम, यूनियन, कंपनी एटसेट्रा इसके तहत सूचना नहीं मांग सकते। अगर वह सूचना मांगते हैं तो उनको हम सूचना देने से मना कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखने की है, यदि कोई व्यक्ति अपने नाम से, जो कि इन संस्थाओं से, किसी निगम से, यूनियन से जुड़ा हुआ है, कोई सूचना मांगता है तो वह भारत का नागरिक होगा और उसको हम सूचना प्रदान करेंगे। सूचना के अधिकार की परिभाषा क्या है? सूचना के अधिकार के अंतर्गत भारत का नागरिक किसी भी वर्क्स, डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स का इंस्पेक्शन कर सकता है, उसके जो प्रस्तावना है, सारांश है, नोट्स है, उनकी सर्टिफाइड कॉपी ले सकता है और किसी मटेरियल के नमूने भी ले सकता है। प्रिंट आउट, डिस्क, फ्लॉपी, टेप, वीडियो कैसेटों के रूप में कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक रूप में जानकारी प्राप्त भी कर सकता है। अब बार बार हम बात कर रहे हैं सूचना। सूचना से क्या अभिप्राय है? सूचना एक अमूर्त अवधारणा है, नहीं है। यह किसी भी मटेरियल में निहित होने के रूप में कल्पना की जाती है, यानी कि वह मौजूद होनी चाहिए। किस रूप में? किसी प्रिंटेड डॉक्यूमेंट के रूप में या किसी डिजिटल फॉर्म में। अगर
वो मौजूद है तभी वह सूचना के श्रेणी में आती है। सूचना में शामिल होते हैं विभिन्न रिकॉर्ड, दस्तावेज, ज्ञापन, ईमेल, विचार, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड मटेरियल एटसेट्रा। इसमें वह जानकारी भी शामिल है जो कि किसी निजी निकाय से संबंधित है, लेकिन पब्लिक अथॉरिटी जो प्रेजेंट के कानून हैं उनके तहत उनसे वो प्राप्त कर सकती है, उसके नियंत्रण में है। रिकॉर्ड, अभी हमने पीछे देखा कि रिकॉर्ड की हम बात कर रहे थे, तो रिकॉर्ड्स से जो हमारा मतलब है वो है कोई दस्तावेज, पांडुलिपि यानी कि मैन्युस्क्रिप्ट और फाइल, माइक्रोफिल्म, माइक्रोफिशे और फैसिमाइल की कॉपी। ऐसी माइक्रोफिल्म फिल्म में सन्निविष्ट प्रतिबिंब यानी इमेजेस या इम्बॉडीड इनलार्ज रूप में हो या ना हो, वो भी इसमें शामिल हैं। किसी कंप्यूटर या किसी अन्य युक्ति द्वारा उत्पादित कोई अन्य सामग्री, यानी कि कंप्यूटर में जो मौजूद इंफॉर्मेशन है, कोई रिकॉर्ड है, वो भी इसमें सम्मिलित है। अब इसकी फीस क्या है? इसकी फीस बहुत ही नाम मात्र की है, 10 रुपए। 10 रुपए की फीस जमा करके कोई भी भारत का नागरिक एक आवेदन के द्वारा इंफॉर्मेशन मांग सकता है। यह ध्यान रखने वाली बात है कि जो बीपीएल कैटेगरी के भारत के नागरिक हैं उनके ऊपर ये फीस लागू नहीं होती है, उनको इंफॉर्मेशन फ्री में दी जाती है। इसके लिए उन्हें बीपीएल सर्टिफिकेट की कॉपी अपने आवेदन के साथ में लगानी होती है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, यदि जो समय सीमा दी गई है आरटीआई एक्ट के तहत, उसके अंतर्गत यदि आप इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं या अगर एडिशनल एक्स्ट्रा और फीस की आवश्यकता है और वो डिमांड समय सीमा के अंदर नहीं करते हैं, तो ये गलत होगा और आपको डॉक्यूमेंट भी देने होंगे और कोई आप एक्स्ट्रा फीस चार्ज भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि हम अपनी समय सीमा का जरूर पालन करें और ध्यान रखें। अब एक मेन पॉइंट है जिसको हमें ध्यान में रखना चाहिए, केवल इस अधिनियम के तहत उस तरह की ही सूचना देनी है जो पहले से मौजूद है और जो लोक प्राधिकारी के नियंत्रण में है। सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत यह आवश्यक नहीं है कि लोक प्राधिकारी ऐसी सूचना बनाए, क्रिएट करे या किसी सूचना, इंफॉर्मेशन या रूल की व्याख्या करे या आवेदक द्वारा उठाए गए समस्याओं को हल करे या काल्पनिक सवालों का जवाब दे। तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें कोई भी इंफॉर्मेशन क्रिएट नहीं करनी है, हमें केवल वही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है जो हमारे पास मौजूद है या हमारे कंट्रोल में है। यह जो है बात आपको पैरा 9 ऑफिस मेमोरेंडम मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पीजी एंड पेंशन डिपार्टमेंट द्वारा जो जारी किया गया है उसके अंतर्गत मिलेगा। ये ऑफिस मेमोरेंडम 25/4/2018 को जारी किया गया था। इसके अंदर बहुत सी इंफॉर्मेशन आपको आरटीआई से रिलेटेड मिलेंगी, तो ये ध्यान जरूर रखिएगा। और एक विशेष बात और ध्यान रखिए कि उसी प्रारूप में, उसी फॉर्मेट में हमें इंफॉर्मेशन प्रदान करनी है जिस प्रारूप, जिस फॉर्मेट में वह मांगी गई है।
लोक सूचना अधिकारी को यह अधिकार नहीं है कि वह आवेदक से यह पूछे कि वह सूचना क्यों मांग रहा है। ये धारा सेक्शन 7 के अंतर्गत वर्जित है। अब आरटीआई एक्ट के तहत आरटीआई एप्लीकेशन की जो समय सीमा है, निपटान की समय सीमा है, डिस्पोजल की समय सीमा है, वह क्या है? जन सूचना अधिकारी 30 दिन, ध्यान रखिए, 30 दिन के अंदर आपको सूचना प्रदान करनी है। और यदि किसी के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित सूचना मांगी गई है तो वह 48 आवर्स, 48 घंटे के अंदर सूचना उपलब्ध करवानी है। यह धारा 7 के अंदर दिया गया है। और यदि किसी भी सूचना को देखने पर लोक प्राधिकारी यह समझता है कि वह उसके विभाग से संबंधित नहीं है, यह किसी अन्य विभाग से है, तो सूचना प्राप्ति से 5 दिन के अंदर, ध्यान रखिए, सूचना प्राप्ति से 5 दिन के अंदर वह आवेदन आपको धारा 6(3) के तहत ट्रांसफर करना है उस प्राधिकारी को जिससे वह सूचना संबंधित है। 5 दिन ट्रांसफर के और 30 दिन सूचना के। इस तरह से उस आवेदन की जो समय सीमा है वो 35 डेज, 35 दिन हो जाती है। यदि इंफॉर्मेशन थर्ड पार्टी से संबंधित है, ध्यान रखिएगा, अगर इंफॉर्मेशन थर्ड पार्टी से संबंधित है तो समय सीमा 40 दिन, मैक्सिमम 45 दिन। वो किस लिए, इसको हम जान लेते हैं। जैसे ही आपको आवेदन मिलेगा और आपको लगता है कि वह इंफॉर्मेशन किसी थर्ड पार्टी को पर्टेन करती है, तो आप 5 दिन के अंदर ऐसा आवेदन प्राप्त होने के बाद उस थर्ड पार्टी, यानी कि थर्ड पार्टी कौन होता है? पहली पार्टी जिसने आवेदन किया है, दूसरी पार्टी वो लोक प्राधिकारी जिसको आवेदन प्राप्त हुआ है, इसके अलावा जो है वो थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी से 5 दिन के अंदर हमें एक उसको लेटर भेजेंगे और उसको बताएंगे कि आपकी ये इंफॉर्मेशन आवेदक ने मांगी है, क्या ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए, अन्यथा नहीं। और उसको 10 दिन की समय सीमा देंगे कि 10 दिन के अंदर वह अपना रिप्रेजेंटेशन प्रदान करे। तो इस तरह से टोटल जो है 30 दिन और जमा 10 दिन रिप्रेजेंटेशन के 40 दिन, 40 दिन के अंदर आपको इंफॉर्मेशन देनी है। लेकिन ये 45 डेज तक जा सकती है, क्योंकि 5 दिन वह भी इसमें शामिल किए जाएंगे जिसमें कि आप यह निर्णय लेते हैं कि थर्ड पार्टी से इस बारे में पूछा जाए। यदि कोई सूचना खुफिया या सुरक्षा संगठनों से संबंधित है और ह्यूमन राइट से रिलेटेड है, ह्यूमन राइट वायलेशन से रिलेटेड है, तो सीआईसी की परमिशन लेके, अनुमति लेके, उसके अप्रूवल से 45 दिन के अंदर ऐसी सूचना उपलब्ध कराई जा सकती है। अगर किसी इंफॉर्मेशन को आप देने से मना करते हैं या समय सीमा का पालन नहीं करते हैं, यानी कि कोई भी इंफॉर्मेशन आप टाइम से नहीं देते हैं, तो ये माना जाएगा धारा 7(2) के तहत कि आपने ऐसी इंफॉर्मेशन देने से मना कर दिया है। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि रेलवे बोर्ड ने एक ऐसा निर्देश निकाला हुआ है 2018 में, 7/6/2018 में ये निर्देश निकाला था कि आरटीआई से संबंधित पत्राचार जो है वो स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट एडी, जिसके अंदर के हमें एक्नॉलेजमेंट मिलती है वापस, उसके तहत ही किया जाएगा। नॉर्मल डाक से हम आरटीआई का डिस्पोजल नहीं करेंगे, उसको जवाब नहीं भेजा जाएगा, ये ध्यान रखिएगा।
अब आरटीआई के तहत 10 रुपए की फीस तो है आवेदन की, लेकिन इसके अतिरिक्त भी फीस का प्रावधान है। जैसे कि डॉक्यूमेंट की कोई फोटोकॉपी मांगता है तो वो पर पेज 2 रुपए के हिसाब से आप उनसे एक्स्ट्रा फीस की डिमांड कर सकते हैं। अगर कोई A4 साइज से बड़े साइज की फोटोकॉपी की जानी है तो आप उसकी एक्चुअल कॉस्ट जो है वो डिमांड कर सकते हैं आवेदक से। अगर कोई आवेदक इंस्पेक्शन करना चाहता है किसी डॉक्यूमेंट का, रिकॉर्ड का, तो वह कर सकता है। उसके लिए पहले 1 घंटे 1 आवर कोई फीस नहीं ली जाएगी, लेकिन उसके बाद प्रत्येक घंटे के लिए 5 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से फीस ली जा सकती है। यदि कोई इंफॉर्मेशन सीडी में मांगी जाती है तो सीडी के लिए आवेदक से 50 रुपए मांगे जा सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, धारा 7 उपधारा 5 के अंतर्गत यह फीस रीजनेबल होनी चाहिए और उन आवेदकों से नहीं ली जा सकती जो कि गरीबी रेखा से नीचे आते हैं। उनको इस तरह की इंफॉर्मेशन फ्री में दी जाएगी, मुफ्त दी जाएगी। यदि आप समय सीमा के अंतर्गत एक्स्ट्रा फीस, अतिरिक्त फीस की डिमांड नहीं करते हैं और समय बीत जाने के बाद करते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है, और इसके बाद आपको आवेदक को इंफॉर्मेशन और वो डॉक्यूमेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करने होंगे। ऐसा धारा 7 उप धारा 6 के अंतर्गत दिया गया है। यदि लोक प्राधिकारी को यह लगता है कि ये इंफॉर्मेशन रिफ्यूज करने वाली है तो वह कर सकते हैं, लेकिन धारा 7 उपधारा 8 के अंतर्गत आपको आवेदक को इस रिफ्यूजल के रीजन और उसके विरुद्ध कहां अपील की जा सकती है और अपील अधिकारी कौन होंगे उसकी पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी। अब ऐसी कौन सी सूचना है जिसको के छूट प्राप्त है आरटीआई अधिनियम के तहत? तो धारा 8 उपधारा 1 और धारा 9 के अंतर्गत इस प्रकार की सूचना का उल्लेख किया गया है। यह ऐसी सूचना दी गई है जिसके तहत हम आवेदक को इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते और उसको ये बताया जाएगा कि ये धारा 8 की किस उपधारा के अंतर्गत या धारा 9 की के अंतर्गत किस प्रकार से छूट के दायरे में आती है। लेकिन ये सारी चीजें आपको समय सीमा का के अंदर ही बतानी है। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, इसके तहत धारा 8(1) में जो सूचना मांगी गई, मना करने जा रहे हैं, तो वो हमें ध्यान रखना है कहीं वो पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड तो नहीं है। अगर वो पब्लिक एट लार्ज, जनहित में सूचना मांगी जा रही है तो ऐसी सूचना प्रदान की जा सकती है। यह उस कैटेगरी की सूचना हो सकती है जो हमें संसद या विधानसभा को भी हम मना नहीं कर पाते हैं। जब हम संसद और विधानसभा को मना नहीं कर पाते हैं तो भारत के नागरिक को यह अधिकार मिला हुआ है आरटीआई के अंतर्गत कि वह इंफॉर्मेशन भी उसको दी जाए। सेक्शन 8(3) के तहत कोई भी रिकॉर्ड अनिश्चित काल के लिए हमें नहीं रखना है। ये ध्यान रखिए कि जो रिकॉर्ड रिटेन करने की समय सीमा है
वो हमें ध्यान में रखनी है और उस शेड्यूल के हिसाब से ही हमें इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करनी है। इसमें एक और सेक्शन 8 में जो हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं आए दिन, थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन, वो धारा 8 उपधारा 1 जे के अंतर्गत ऐसी इंफॉर्मेशन जो किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको देने से लोक प्राधिकारी मना कर सकते हैं यदि वह ऐसा समझते हैं, जस्टिफाइड उनको लगता है कि ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं दी जानी चाहिए, तो वह धारा 8 उपधारा 1 जे के तहत ऐसी इंफॉर्मेशन को देने से छूट प्राप्त है उनको। यदि उनको लगता है कि लोकहित में ऐसी इंफॉर्मेशन दी जा सकती है तो वह ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, बशर्ते उनको धारा 11 का भी ध्यान रखना है, जिसके अंतर्गत थर्ड पार्टी से आप उसकी सहमति या असहमति के विषय में भी जानेंगे और उसका जवाब प्राप्त होने के बाद उस आवेदन का निपटारा करेंगे। अब सेक्शन 11 में थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन के बारे में दिया गया है, जिसके अंतर्गत यह बताया गया है कि आप आवेदन मिलने से 5 दिन के अंदर यह देखेंगे कि वह थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन कोई प्रकटन जो उसका हम दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, और 10 दिन के अंदर उस थर्ड पार्टी को जवाब देने के लिए अनुग्रह करेंगे। और अगर फिर भी हमें लगता है कि ये इंफॉर्मेशन देने योग्य है, लोकहित में है, तो वो इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन हमें धारा 8 और धारा 9 जिसमें कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट की बात है, उसको ध्यान में रखकर ही हम थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, बशर्ते वह पब्लिक इंटरेस्ट में होनी चाहिए। इसके बाद अभी हमने बात की थी धारा 9 की, जिसके अंदर कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट अगर किसी व्यक्ति का हो रहा है तो वह इंफॉर्मेशन हम देने से मना कर सकते हैं। एक चीज आती है कि कौन सी इंफॉर्मेशन हम दे सकते हैं, कौन सी हम मना कर सकते हैं, किसको छूट प्राप्त है। तो उसके लिए धारा 10 के अंतर्गत प्रोविजन है, जिसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि आवेदक कोई इंफॉर्मेशन मांगता है और लोक प्राधिकारी को ऐसा लगता है कि इसमें से कुछ इंफॉर्मेशन दी जा सकती है और कुछ इंफॉर्मेशन को छूट प्राप्त है, तो वह उस तरह का सेपरेट करके उतनी ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है जितनी की प्रकट की जा सकती है, और बाकी के लिए आवेदक को क्लियर कट बता सकता है कि ये सूचना को छूट प्राप्त है या अधिनियम के तहत इसको मना किया गया है। और इंफॉर्मेशन देने के साथ साथ लोक प्राधिकारी इस तरह का निर्णय जब लेंगे तो वे अपना नाम पदनाम भी उस अपने जवाब में शामिल करेंगे और बताएंगे कि वह प्रथम अपील कहां दाखिल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपील का अधिकार। यदि आवेदक
दिए गए जवाब से संतुष्ट नहीं है, दी गई इंफॉर्मेशन से संतुष्ट नहीं है, या उसको इंफॉर्मेशन देने से मना कर दिया जाता है, तो या समय सीमा पे इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही है, तो वह फर्स्ट अपीलेंट अथॉरिटी, प्रथम अपीलीय अधिकारी, जो कि लोक प्राधिकारी से वरिष्ठ अधिकारी होता है, उसको अपील कर सकता है। अपील का जो प्रोविजन है वो धारा 19(1) के तहत दिया गया है। अपील के एप्लीकेशन के साथ में आवेदक सूचना प्राधिकारी द्वारा अगर कोई जवाब दिया गया है उसकी प्रतिलिपि और अपने एप्लीकेशन की प्रतिलिपि और जो दूसरे डॉक्यूमेंट्स हैं उसको भी अटैच करेगा। ऐसी अपील सूचना अधिकारी का जवाब मिलने के बाद 30 दिन के अंदर फाइल की जा सकती है और अपीलीय प्राधिकारी 30 दिन के अंदर या कुछ खास मामलों में 45 दिन के अंदर अपील का निपटारा करेंगे। सेकंड अपील के विषय में धारा 19(3) के अंतर्गत दिया गया है। इसके अंतर्गत प्रथम अपील ये अधिकारी के निर्णय से संतुष्ट ना होने पर या जवाब ना मिलने पर या पब्लिक अथॉरिटी का जो जवाब है वो मिल गया है तो उसके 45 दिन के अंदर CIC या स्टेट कमिश्नर को अपनी अपील प्रस्तुत कर सकते हैं। इसको सेकंड अपील कहा जाता है। दिल्ली में आवेदक सीधे CIC को अप्रोच कर सकते हैं। यह कब होता है? जब आप किसी आवेदक को संतुष्ट नहीं कर पाते हैं, आधी अधूरी जानकारी देते हैं या उसकी रिक्वेस्ट को ठुकरा देते हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, यदि आप RTI एप्लीकेशन का सही से निष्पादन नहीं करेंगे, नियमानुसार निष्पादन नहीं करेंगे, तो आपके ऊपर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। यह जुर्माना कितना है? यह 250 रुपये प्रतिदिन पर डे से लेकर 25,000 रुपये तक का जुर्माना CIC द्वारा किया जा सकता है। धारा 20 के अंदर इसका प्रोविजन है और इसको सैलरी से काटकर जमा किया जाता है CIC के कार्यालय में। तो ध्यान रखिए, कभी भी ऐसी स्थिति नहीं आने दीजिए जिससे कि विभाग के सम्मान को ठेस लगे और लोक प्राधिकारी के ऊपर जुर्माना हो। RTI एप्लीकेशन का समय पर निपटारा कीजिए। RTI से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिससे कि आपको कोई परेशानी हो। केवल समझने की बात है कि यदि आप समय सीमा का पालन करते हैं, सही से RTI को देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको RTI आवेदन जैसे ही मिलता है आप उसको सही से एक बार पढ़ लीजिए, 2 बार पढ़ लीजिए। अगर समझ में नहीं आ रहे हैं, अपने सीनियर से कंसल्ट कीजिए और उसको डिस्पोज ऑफ कीजिए। समय के अंदर आप करेंगे, कोई परेशानी नहीं होगी, किसी प्रकार का जुर्माना नहीं होगा। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको मदद मिलेगी और आप सूचना आवेदन का सही प्रकार से निपटान कर सकेंगे। धन्यवाद।